एक बात बताइए, क्या आप उस इंसान के साथ एक छत के नीचे रह सकते हैं जो रात को आपके सोने का इंतजार सिर्फ इसलिए करता है ताकि वो आपकी सांसें हमेशा के लिए रोक सके। रघुवंशी हवेली की बड़ी बहू यानी मेरी जेठानी सुमित्रा पिछले 10 सालों से इस घर की मालकिन नहीं बल्कि एक जीती जागती कब्र बनी बैठी थी। मेरा नाम काव्या है। जिस दिन मैं इस घर में देवरानी बनकर आई मुझे लगा था मुझे एक बड़ी बहन मिल गई है, लेकिन हकीकत क्या थी? जिस रात ससुर जी ने मेरे हाथ में तिजोरी की चाबियां रखी उसी रात सुमित्रा ने मेरे नाम का कफन सिल दिया था। उस औरत की आंखों में जलन नहीं थी, एक खौफनाक पागलपन था। वो मेरे पास आई और मुस्कुराकर बोली, काव्या, इस हवेली की दीवारों को इंसानी खून की आदत है और अगला नंबर तुम्हारा है। मैं कांप उठी जब मुझे उस पुराने स्टोर रूम में सुमित्रा की वो डायरी मिली। उसमें किसी का नाम नहीं बल्कि उन लोगों की लिस्ट थी जिन्हें सुमित्रा ने रास्ते से हटाया था। और जानते हैं सबसे डरावनी बात क्या थी? उस लिस्ट में आखिरी नाम मेरा था और उसके आगे आज की तारीख लिखी थी। आज आप देखेंगे कि कैसे एक देवरानी ने अपनी जेठानी के उस खूनी साम्राज्य को ढहा दिया जिसे उसने लाशों पर खड़ा किया था। आज पर्दे हटेंगे उस रात से जिसे सुनते ही आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या मैं उस रात जिंदा बच पाई या फिर हवेली के उस कुएं ने एक और राज अपने अंदर दफन कर लिया? शहर के शोर शराबे से दूर घने पेड़ों के बीच एक रघुवंशी हवेली अपनी ऊंची दीवारों और भारी दरवाजे के बीच कई रात दफन किए हुए थी। इस हवेली की बागडोर सुमित्रा के हाथों में थी। सुमित्रा घर के बड़े बेटे प्रताप सिंह की पत्नी और घर की बड़ी बहू यानी जेठानी थी। पिछले 10 सालों से उस हवेली के चप्पे चप्पे पर सुमित्रा का राज था। घर की तिजोरी की चाबियां उसकी कमर पर ऐसे लटकती थी मानो वो इस खानदान की मालकिन नहीं बल्कि तानाशाह हो। सुमित्रा को सता और गहनों का इतना मोह था कि वह किसी के सामने झुकना तो दूर किसी की सलाह तक सुनना पसंद नहीं करती थी। हवेली में सुमित्रा का एक ऐसा खौफ था कि नौकर भी उसके सामने नजरें उठाकर बात नहीं करते थे। लेकिन सुमित्रा का यह सुकून तब छिन गया जब घर के छोटे बेटे विक्रम की शादी तय हुई। विक्रम शहर की एक बेहद खूबसूरत और अमीर खानदान की लड़की काव्या को ब्याह कर ले आया। जिस दिन काव्या ने हवेली की दहलीज पर अपना पहला कदम रखा आसमान में काली घटाएं छा गई थी। सुमित्रा ने आरती की थाली पकड़ी तो थी लेकिन उसकी आंखों में स्वागत नहीं बल्कि एक जलन थी। काव्या ने जैसे ही सुमित्रा के पैर छुए सुमित्रा ने उसे आशीर्वाद तो दिया पर मन ही मन बुदबुदाई। इस घर में सूरज एक ही उगता है काव्या, और वो मैं हूँ। तुम्हारी चांदनी यहाँ नहीं चलेगी। काव्या के आने के कुछ ही दिनों में हवेली का माहौल बदलने लगा। काव्या स्वभाव से बहुत मिलनसार और समझदार थी। उसने अपनी मीठी बातों से बूढ़े ससुर और घर के बाकी सदस्यों का दिल जीतना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि एक सुबह नाश्ते की मेज पर ससुर जी ने सुमित्रा से कह दिया, बहू, अब घर में काव्या आ गई है। वो पढ़ी लिखी और समझदार है। मुझे लगता है कि अब तिजोरी की चाबियां का एक गुच्छा काव्या के पास भी होना चाहिए ताकि वह भी घर के खर्चों को देख सके। यह सुनते ही सुमित्रा के हाथ में पकड़ा चाय का प्याला थरथरा गया। उसके लिए ये सिर्फ चाबियां नहीं थी, उसकी ताकत थी जो अब उसकी देवरानी के पास जाने वाली थी। उसने अपनी भावनाओं को दबाया और नकली मुस्कान के साथ कहा, जी पिताजी, आप जैसा कहे। छोटी बहू को तो भी मैं यह सब सिखाना ही है। लेकिन उसी रात सुमित्रा के कमरे में तूफान खड़ा हो गया। वह पागलों की तरह कमरे में टहल रही थी। उसे लग रहा था कि काव्या धीरे धीरे उसका साम्राज्य छीन रही है। उसने काव्या को नीचा दिखाने के लिए छोटी छोटी साजिशें शुरू कर दी। कभी रसोई में काव्या द्वारा बनाए गए खाने में ढेर सारा नमक डाल देना, तो कभी काव्या के सास के कीमती गहने छुपाकर इल्जाम काव्या पर लगा देना। काव्या यह सब कुछ चुपचाप सह रही थी, लेकिन वह बेवकूफ नहीं थी। उसने जल्द ही भाप लिया कि उसकी जेठानी के सुंदर चेहरे के पीछे एक जहरीली नागिन छिपी है। एक दिन जब सुमित्रा मंदिर गई हुई थी, काव्या हवेली के उस पुराने गोदाम में गई जिसे बंद कमरा कहा जाता था। वहां सफाई करते समय उसे एक पुरानी संदूक मिली। उस संदूक के अंदर सुमित्रा की एक पुरानी डायरी और कुछ फटी हुई तस्वीर थी। काव्या ने जैसी वो डायरी खोली उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डायरी में सुमित्रा के उन काले राजों का जिक्र था जिससे यह साबित हो सकता था कि विक्रम के बड़े भाई प्रताप सिंह
उनकी पहली पत्नी की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। काव्या अभी उन पन्नों को पढ़ ही रही थी कि तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। हवेली का वो कोना अंधेरों से भरा था। काव्या ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां सुमित्रा खड़ी थी। उसके हाथ में पीतल का एक भारी और नुकीली बूत थी। सुमित्रा की आंखें लाल थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान। सुमित्रा ने बहुत ही ठंडे स्वर में कहा, काव्या, जिज्ञासा बहुत बुरी चीज होती है। कुछ राज दफन ही रहे तो अच्छा होता है, वरना उन्हें ढूंढने वाले भी अक्सर उन्हीं राजों के साथ हमेशा के लिए दफन हो जाते हैं। काव्या का गला सूख गया। वह पीछे हटी, लेकिन सुमित्रा ने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया था। उस अंधेरे गोदाम में जेठानी और देवरानी की आंखों में एक दूसरे के लिए सिर्फ खून सवार था। रघुवंशी हवेली की ये जंग अब सरेआम होने वाली थी। गोदाम के उस घूप अंधेरे में सुमित्रा का चेहरा किसी दरिंदे जैसा लग रहा था। काव्या का दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी हिम्मत बटोरी। जैसे ही सुमित्रा ने भारी पीतल का बूत काव्या पर वार करने के लिए उठाया, काव्या ने फुर्ती से बगल में रखी एक पुरानी लकड़ी की मेज अपनी ढाल बना ली। बूत मेज पर लगा और जोरदार आवाज हुई। सुमित्रा हाँफते हुए चिल्लाई, तूने मेरी डायरी को छुआ कैसे? उस सच को जानने की हिम्मत कैसे की जिसे मैंने 10 साल से इस हवेली की दीवार में दफन रखा था? काव्या ने कांपती आवाजों में लेकिन दृढ़ता से कहा, दीदी, आपने प्रताप भैया की पहली पत्नी के साथ जो किया वो कोई राज नहीं, गुनाह है, और अब यह राज दफन नहीं होगा। सुमित्रा पागलपन में हंसी। सबूत कहाँ है? ये फटे हुए पन्ने, पुलिस और यह घर मेरी बात मानता है, तेरी नहीं। तू अभी कल की आई छोकरी है। सुमित्रा ने दोबारा हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से किसी के आने की आहट हुई। सुमित्रा ने तुरंत अपना चेहरा बदला, बूथ को एक कोने में फेंका और अपनी साड़ी ठीक करते हुए बाहर निकल गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। काव्या जानती थी कि अब उसकी जान खतरे में है। सुमित्रा उसे आसानी से तो नहीं छोड़ने वाली थी। अगले दिन सुबह सुमित्रा ने एक नई और अधिक खतरनाक चाल चली। उसने हवेली के मंदिर में रखे बहुमूल्य पुश्तैनी हार को गायब कर दिया और उसे बड़ी चालाकी से काव्या के कमरे की अलमारी में छिपा दिया। दोपहर को जब पूरे घर के सामने हार की चोरी का शोर मचा तो सुमित्रा ने मासूमियत का नाटक करते हुए कहा, पिताजी, काव्या शहर से आई है, उसे शायद इन गहनों का कद्र ना हो। कहीं उसने अनजाने में उसे कहीं और तो नहीं रख दिया। जब काव्या के कमरे की तलाशी ली गई और हार उसी के अलमारी से निकला तो पूरा घर में सन्नाटा छा गया। प्रताप और विक्रम दोनों हैरान थे। सुमित्रा की चाल कामयाब रही। काव्या की ईमानदारी पर बड़ा सवाल खड़ा हो गया था, लेकिन सुमित्रा यह भूल गई थी कि काव्या ने शहर में सिर्फ पढ़ाई नहीं की थी, वह तकनीकी की भी जानकार थी। उस रात जब सुमित्रा अपनी जीत का जश्न मनाते हुए अपने कमरे में अकेले थी, तभी उसके फोन पर एक वीडियो मैसेज आया। जैसे ही उसने वीडियो खोला, उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गई। वीडियो में साफ दिख रहा था कि सुमित्रा अंधेरे में हार को काव्या की अलमारी में रख रही है। काव्या ने अपने कमरे में एक छोटा सा हिडन कैमरा लगा रखा था। काव्या कमरे में दाखिल हुई और शांत आवाज में बोली, दीदी, आपने हार चुराया वो तो छोटी बात थी, लेकिन आपने प्रताप भैया की पहली पत्नी के साथ जो किया, उस सच को छिपाने के लिए आप और कितने गुनाह करेंगी? सुमित्रा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपनी अलमारी से एक छोटा सा चाकू निकाला और काव्या की तरफ बढ़ी। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि जान लेने का जुनून था। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी काव्या, अब इस हवेली में या तो तू रहेगी या मैं। उसी वक्त हवेली की लाइट कट गई। अंधेरे में सिर्फ सुमित्रा के चाकू की चमक और काव्या के कदमों की आहट सुनाई दे रही थी। हवेली के गलियारों में अब एक ऐसा लुका छिपी शुरू होने वाली थी जिसका अंत सिर्फ खून से होने वाला था। हवेली की लाइट कटते ही चारों ओर गहरा सन्नाटा पसर गया। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी और बिजली के कड़कने से हवेली के लंबे गलियारे बीच बीच में सफेद रोशनी से चमक उठते थे। सुमित्रा के हाथ में वो छोटा सा पर बेहद पैना चाकू, वह अंधेरे में काव्या को ढूंढ रही थी। सुमित्रा की आवाज हवेली की दीवारों में टकराकर गूंज रही थी, काव्या, भाग कर कहाँ जाएगी? इस हवेली का कोना कोना मेरा गुलाम है, आज कोई तुझे बचाने नहीं आएगा। काव्या रसोई के पीछे वाले संकरे रास्ते में भाग रही थी। उसका दिल इतनी से जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। वह जानती थी कि सुमित्रा इस वक्त पागल हो चुकी है। काव्या ने चुपके से अपने फोन से पुलिस को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन पुरानी हवेली की मोटी दीवारें और खराब मौसम की वजह से सिग्नल गायब थे। तभी सुमित्रा की परछाई दीवार पर उभरी, बिजली कड़की और काव्या ने देखा कि सुमित्रा ठीक उसके सामने वाले मोड़ पर खड़ी थी। सुमित्रा ने एक जहरीली हंसी हंसते हुए कहा, वो वीडियो
वो सबूत सब बेकार है काव्या, क्योंकि जब तक पुलिस यहाँ पहुंचेगी तब तक तू इस दुनिया में ही नहीं होगी। और समीर, वो तो बस यही सोचेगा कि उसकी दुल्हन ने हवेली के कुएं में कूदकर जान दे दी। सुमित्रा ने चाकू से वार किया, लेकिन काव्या ने फुर्ती से खुद को बचाया। चाकू काव्या के कंधे पर छूता हुआ निकल गया, जिससे खून की एक पतली लकीर बन गई। दर्द के मारे काव्या के मुंह से चीख निकलने ही वाली थी कि उसने अपना हाथ मुंह पर रख लिया। वह भागकर हवेली की उस पुरानी बालकनी की तरफ गई जो कुएं की तरफ खुलती थी। अचानक सुमित्रा रुक गई। उसे महसूस हुआ कि कोई और भी वहां मौजूद है। हवेली के ऊपरी माले में किसी के भारी कदमों की आहट आई। सुमित्रा को लगा कि शायद उसकी पति तेज प्रताप वहां जाग गया है, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक सफेद साया तेजी से कमरे के अंदर ओझल हो गया। सुमित्रा का चेहरा खौफ से पीला पड़ गया। उसने चिल्लाकर कहा, कौन है? कौन है वहां? प्रताप, विक्रम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। काव्या ने भी उस साये को देखा। सुमित्रा के हाथ से चाकू छूटते छूटते बचा। उसे लगा कि प्रताप की पहली पत्नी, जिसकी मौत का राज उसने दबाया था, आज शायद इस अंधेरे में वापस आ गई है। पर सुमित्रा ने खुद को संभाला। उसने सोचा कि ये काव्या की कोई चाल होगी। वह फिर से काव्या की तरफ बढ़ी। काव्या अब बालकनी के किनारे पर थी। उसके पीछे गहरा कुआं और नीचे पत्थरों की जमीन थी। सुमित्रा ने चाकू तान दिया और बोली, मरने के लिए तैयार हो जा काव्या। जैसे ही सुमित्रा ने आखिरी वार करने के लिए हाथ उठाया, तभी हवेली का वो भारी पुराना दरवाजा अपने आप तेजी से बंद हुआ और एक भारी आवाज गूंजी। सीढ़ियों से एक ऐसी चीज लुढ़कती हुई आई जिसे देखकर सुमित्रा और काव्या दोनों की रूह कांप गई। वह सुमित्रा के पति तेज प्रताप की पहली पत्नी की वही पुरानी तस्वीर थी जो खून से सनी हुई थी। उसी वक्त किसी ने पीछे से सुमित्रा का हाथ पकड़ लिया। सुमित्रा ने मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। अंधेरे में खड़ा वो शख्स कोई भूत नहीं, बल्कि कोई ऐसा था जिसने सुमित्रा के हर एक पाप को अपनी आंखों से देखा था। अंधेरे में जिस शख्स से सुमित्रा का हाथ पकड़ा था, उसकी शक्ल बिजली कड़कते ही साफ हुई। वह कोई और नहीं बल्कि हवेली का सबसे पुराना और वफादार नौकर काका था, जिसे सुमित्रा ने सालों पहले गूंगा समझकर घर के कोने में डाल दिया था। काका की आंखों में आज बरसों की दबी हुई आग थी और उनके दूसरे हाथ में एक रिकॉर्डर था जिसमें सुमित्रा का हर एक जुर्म कैद हो चुका था। सुमित्रा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और चिल्लाई, तू तो मेरी राह का रोड़ा बनेगा, तू तो बोल भी नहीं सकता। सुमित्रा ने चाकू काका की तरफ घुमाया, लेकिन तभी हवेली की लाइट जल गई। सुमित्रा की आंख फटी की फटी रह गई। सामने सिर्फ काव्या और काका ही नहीं बल्कि पूरा परिवार खड़ा था। प्रताप, विक्रम और ससुर जी, सबकी आंखों में सुमित्रा के लिए नफरत और हिकारत थी। काव्या ने मुस्कुराते हुए अपना फोन दिखाया, जो पुलिस स्टेशन नहीं बल्कि घर के इंटरकॉम और स्पीकर से जुड़ा था। सुमित्रा ने जो कुछ भी बालकनी पर काव्या से कहा था, वो पूरे घर ने साफ साफ सुन लिया था। प्रताप सिंह दहाड़ते हुए आगे बढ़ा, सुमित्रा, मैंने तुझे अपनी पत्नी माना, इस घर की इज्जत दी, और तूने मेरी पहली पत्नी का खून किया सिर्फ इस हवेली की चाबियों के लिए। सुमित्रा पूरी तरह घिर चुकी थी। उसने हार मानने के बजाय अपना असली रूप दिखाया। उसने चाकू काव्या के गले पर टिका दिया और चीखने लगी, हाँ, मैंने किया ये सब क्योंकि मुझे ये हवेली चाहिए थी। मुझे किसी का हिस्सा पसंद नहीं है। हट जाओ सब, वरना इस काव्या का गला अभी रेत दूंगी। हवेली में सन्नाटा छा गया। सुमित्रा काव्या को ढाल बनाकर पीछे हटने लगी। वो हवेली के उस पुराने कुएं की मुंडेर के पास पहुंच गई। तभी काका ने चुपके से पैर आगे बढ़ाया और सुमित्रा का पैर फिसल गया। सुमित्रा का संतुलन बिगड़ा और वह पीछे की ओर गिरने लगी। काव्या ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन सुमित्रा की नफरत इतनी गहरी थी कि उसने काव्या को भी अपने साथ कुएं में खींचने की कोशिश की। एक जोरदार चीख हुई, धप, सब भागकर कुएं की तरफ लपके। सुमित्रा कुएं की गहराई में गिर चुकी थी, जहां पानी नहीं, सिर्फ पुरानी हवेली के नुकीले पत्थर थे। काव्या कुएं की मुंडेर पर पकड़े लटकी हुई थी, जिसे विक्रम और प्रताप ने तुरंत ऊपर खींच लिया। नीचे से सुमित्रा की कोई आवाज नहीं आई। रघुवंशी हवेली का वो काला साया हमेशा के लिए शांत हो गया था। पुलिस ने आकर सुमित्रा के उस काले राज डायरी और रिकॉर्डिंग को कब्जे में कर लिया। प्रताप सिंह टूट चुके थे, लेकिन उन्हें खुशी थी कि काव्या ने इस घर को एक और कत्ल होने से बचा लिया। कुछ महीने बाद हवेली का माहौल बदल चुका था। तिजोरी की वो भारी चाबी अब किसी की कमर पर नहीं लटकती थी, बल्कि उन्हें मंदिर के चरणों में रख दिया गया।
काव्या ने उस हवेली को एक आश्रम में बदल दिया, जहां अब नफरत नहीं बल्कि बेसहारा लोगों की दुआएं गूंजती थी। देवरानी और जेठानी को वो खूनी जंग खत्म हो चुकी थी, पर उस हवेली की दीवारें आज भी गवाही देती थी कि लालच की बुनियाद पर खड़ा किया गया साम्राज्य एक न एक दिन अपने बोझ से गिर जाता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका लालच और अहंकार है। सत्ता पाने के लिए अपनों का खून बहाने वाला कभी चैन से नहीं सो सकता। सच्चाई कितनी भी गहरी क्यों न दफन हो, एक दिन सामने आ ही जाती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह देवरानी और जेठानी का खूनी खेल कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।